नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। फ्रिक्शन की थ्योरी आपने 5 पार्ट में डिटेल में देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो फ्रिक्शन की थ्योरी को पहले आप बहुत ढंग से देखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक सीक्वेंस में देखें। सारी थ्योरी को जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन खुद से भी करने में सक्षम होंगे और बहुत आसान लगेगा सारी चीज़ें। तो पहले आप थियरी देख लीजिए अगर नहीं देखें, और अगर देखें तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फ्रिक्शन से रिलेटेड हैं। कई केसेस होंगे, कुछ बेसिक से हम शुरू करेंगे, कई पार्ट्स तक आपको हम एडवांस क्वेश्चन तक ले जाएंगे। तो आज कुछ हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन में, और आने वाले अपकमिंग सेशन में फ्रिक्शन के ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको बहुत ढंग से सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए करनी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अगर नहीं देख पाए हैं लेक्चर, तो अभी भी लेक्चर सारे वीडियोज आपके यूट्यूब पर फ्री में पड़े हुए हैं। सीक्वेंस से आप देखिए, फोर्स सिस्टम देखें, लामी थ्योरम देखें, पैरेललोग्राम लॉ को देखें, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को देखें, रिजल्टेंट फोर्सेस को देखें। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को बताया है, तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको मैकेनिक्स में करना ही करना है। फ्री बॉडी डायग्राम आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करना ही करना है। थ्योरी ऑफ मशीन में आपको आनी ही चाहिए, या फिर मशीन डिजाइन में। ऐसे आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जब जाते हैं तो कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, उस समय आपको पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम पता होना चाहिए। एक साइड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, दूसरी तरफ गैस प्रेशर होगा, mg होगा, ये सारी चीजें, या स्प्रिंग लगा होगा। तो आपको मैकेनिक्स का फ्री बॉडी डायग्राम तो आना ही चाहिए। फ्लूइड के हर एक पार्ट में वेलोसिटी इनलेट पे आ रही, इंपैक्ट हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, तो मतलब आपको हर जगह। अब उसी में अगर आपको न्यूटोनियन एकदम स्टार्टिंग से बात करें तो न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में आपका विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे, उसको ओवरकम करने के लिए जो फोर्सेस आपको लगाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से ही समझ में आएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के सेकेंड पार्ट में हमने फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने को बताया है, उसको आप डिटेल में देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ, अलग अलग सेक्शंस में जाकर आप अच्छे से क्वेश्चंस को, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जो आपकी कमजोरी हो, उस सब्जेक्ट को आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। डेली कोई ना कोई एक अपडेट आ रहा होता। अभी हमने इसरो के ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। 80 क्वेश्चंस को आप देखें, आपको 2-2.5 घंटे में एक 80 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के एक अच्छे 3 घंटे 4 घंटे मान लीजिए, तो एक अच्छा सा व्यूज मिल रहा है कि सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे कैसे हम अप्रोच करके क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते हैं। फाइनल आपका एग्जाम निकलना ही होता है, आपको रियल में ना भी आए, और अगर आप आंसर अच्छा कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आंसर्स आपको मायने रखते हैं। ठीक है, चलिए खैर, आज के लेक्चर में हम सब लोग फ्रिक्शन के ढेर सारे बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब लोग को पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और लोगों में शेयर भी करें। अदर स्टेट्स, अदर लोगों में, जो भी आपके सहयोगी सहपाठी हैं, सब में आप शेयर करिए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना तो आपको करना ही चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्टिव टेंजेंशियल फोर्स है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, तो दो बॉडी जो कॉन्टैक्ट में हैं, इनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स। पहली बात, फ्रिक्शन आने की कंडीशंस हमने आपको बता रखी। कॉन्टैक्ट होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, और फिर मोशन या मोशन की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज अ फंक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगर बहुत हाई वेलोसिटी है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाता है, लेकिन जनरली रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ, तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल की टेंजेंट, ये टच करने वाला रेजिस्टिव फोर्स है कि नॉर्मल? तो नॉर्मल होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये टेंजेंशियल फोर्स है। तो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, और गलत हो गया, नॉर्मल नहीं। नेबर शोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, कोई दो बॉडी, ये और ये दोनों कॉन्टैक्ट में हैं, नेवर शोन
इज नेवर शोन इन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज टू बॉडीज। तो अगर हम इस दोनों बॉडीज के सिस्टम को एक मान के एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जितना इसको इस साइड लगाएगा उतना उसको ये, तो ये इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल आउट। और जब हम टू बॉडीज, ये एक नंबर बॉडी और ये दो, मान लीजिए ऐसे ये ब्लॉक, दो अलग अलग ब्लॉक्स होते ऐसे, ये एक नंबर ब्लॉक और ये दो नंबर, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगता, अगर हम 1 और 2 को अलग अलग बॉडी एज्यूम करें, अगर ये अलग सिस्टम हो और ये अलग सिस्टम हो, ठीक है, अगर दोनों अलग अलग सिस्टम हैं तब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाएंगे। पर अगर ये दोनों मिला के एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, तब ये क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा, उस समय हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नहीं दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको हमने कवर किया। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज नेवर शो, नहीं दिखाया जाता इन फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में ऑफ द सिस्टम ऑफ वन की नहीं, दीज टू बॉडीज। तो अगर इन दोनों बॉडीज का एक सिंगल सिस्टम हो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, उसको हम नहीं दिखाएंगे। डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को मार्क करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आगे, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है, ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सही है, पर सही वाला सही नहीं है, हमें गलत वाला निकालना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की बात कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आप देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो आपका क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यही तो आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये भी सही है। लेकिन यहां अगला, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन द कोफिशिएंट, डायनेमिक फ्रिक्शन से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन, तो डायनेमिक फ्रिक्शन से, फिर से पढ़िएगा इसको, यही, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी लेस, मस्ट बी मोर। तो मस्ट बी लेस लिखा है, ये गलत है, लेकिन गलत ही क्या है, गलत ही आपका क्या है, सही है। यहां पूछा ही गया था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, पर रॉन्ग ही पूछा गया तो सही। आगे, इफ अ ब्लॉक स्लाइड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, कोई एक ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड करता है, ये ऐसे स्लाइड करता है, a block slide over an inclined plane, the normal reaction by the plane on the block may not be in line with the weight of force। तो ये जो आपका ये जो वेट है ये है वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्या ये दोनों एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। तो मे नॉट बी नहीं हो सकता, तो वही तो लिखा है, ब्लॉक मे नॉट बी इन लाइन विद द वेट, तो मे नॉट बी लाइन, तो इसलिए सही है। अगर ये स्लाइड कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो वेट के लाइन में नहीं होगा, तो सही है, वही चीज लिखा हो तो सही है, तो इसलिए गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा गया था। जो गलत है वही यहां पर क्या है, सही है, रॉन्ग स्टेटमेंट। Which of the following statements about friction is true? फ्रिक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है?
फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो। क्या इतना स्मूथ सरफेस फ्री सरफेस बना सकते हो कि फ्रिक्शन जीरो हो जाए? नहीं। इन्हीं दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन या मोशन की टेंडेंसी है और नॉर्मल रिएक्शन के साथ, तो फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, मिनिमाइज जरूर कर सकते हो। मिनिमाइज करने के तरीके हैं, हम रोलिंग एलिमेंट यूज कर लें, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक, रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक और स्टैटिक से भी बहुत कम होगा। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, अगर कोई चीज रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो आगे, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन इज ट्रू? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो। अब कहते हो सर रुका हुआ ब्लॉक है तो किए नहीं हो भाई, आपने फ्रिक्शन को जीरो नहीं किया है। जब कोई बल ही नहीं लगाए, टेंडेंसी नहीं हुआ, फ्रिक्शन जीरो है। लेकिन जैसे बल लगाओगे टेंडेंसी आएगी तो फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। तो फ्रिक्शन किन्हीं दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में जीरो तो किया ही नहीं जा सकता। जीरो कर लेते तो लॉसेस ही ना होता है भाई। इतनी मशीनरी में ढेर सारी हीट लॉसेस है, कूलिंग के लिए अलग सिस्टम लगाना पड़ रहा है। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो, नहीं, ये गलत है। तो गलत नहीं, हमें सही वाला चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स कैन, क्या फ्रिक्शन फोर्स, अब जैसे ये है तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स, क्या इस बॉडी को एक्सिलरेट करा सकती है क्या? नहीं, ये कहता हम सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। जब तक डिस्टर्बिंग फोर्स नहीं आएगा हम लगेंगे ही नहीं। तो हमारा पर्पज ये नहीं है कि हम एक्सेलरेट कर, तो हम बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करा सकते। तो ये भी गलत, ये भी गलत। एक्सेलरेट मोशन नहीं करा सकता, बस जब होगा तब आएगा ये रेजिस्टेंस में। फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के प्रोपोर्शनल नहीं होता। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन उससे थोड़ा कम होता है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन आपका सबसे कम होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, सही है। तो ये आपका डी पार्ट सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू के बारे में पूछा गया। इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स। कोई एक बॉडी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन घूम घुमा के दिया। तो अप्लाइड कौन सा? टेंजेंशियल फोर्स विद प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन अप्लाइड। अब देखिए अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स ही आपके एक तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा जब ब्लॉक किस में हो? जब ब्लॉक किस में हो? जस्ट मोशन की सिचुएशन में। जो आपका अप्लाइड फोर्स है यही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा अगर ब्लॉक जस्ट क्या हो? मोशन की टेंडेंसी में हो, मतलब जस्ट अब मोशन हो ही जाएगा। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन, क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और यही अगर क्या हो? इंपेंडिंग मोशन की सिचुएशन हो तो अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स भी बोल सकते हैं, एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो एट द इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो एट द इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स तो लगाना ही लगाना है यार। बिना फोर्स लगाए टेंजेंशियल फोर्स तो क्वेश्चन नहीं कह रहा है। अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स एट एनी इंस्टेंट, नहीं किसी भी इंस्टेंट नहीं, एट द इंस्टेंट ऑफ इंपेंडिंग मोशन। तो एट द इंस्टेंट ऑफ इंपेंडिंग मोशन में अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स ही मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, और उस समय आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो एट द इंस्टेंट ऑफ क्या होगा? इंपेंडिंग मोशन। अगला, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? हमें रॉन्ग ही ढूंढना है, जो रॉन्ग है वही सही है। पूछने वाले का नजरिया ही ऐसा है कि गलत कौन है, तो गलत वाला ही हमें ढूंढ के बताना है। ठीक है। द मैक्सिमम इंक्लिनेशन, मैक्सिमम झुकाव ऑफ प्लेन, मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एट विच मतलब जिस पर अ बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो किसी भी प्लेन का मैक्सिमम इंक्लिनेशन जब तक कि क्या हो? रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ओवर द इंक्लाइंड प्लेन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एलून। कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाना पड़े,
तो क्या होगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एट विच बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में है ओवर द इंक्लाइंड प्लेन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एलोन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। यही आपका विश्राम कोण कहलाता है। तो ये सही है, सही ही यहां पे नहीं पूछा गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द कोण, कौन सा कोण, बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, आपका जैसे ये बॉडी है, यहां नॉर्मल रिएक्शन लगा, जब आप P से लगाए तो ये फ्रिक्शन है, तो इनका जो रिजल्टेंट नॉर्मल से जो कोण बनाता है वही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन एंगल। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो कोण बनाता है वही फ्रिक्शन। तो ये भी सही है। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज, हाँ ये हमने डेफिनेशन वाइज दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, पर एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो ये भी सही है, पर सही पूछा नहीं गया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, tan फाई। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, फाई, आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन साइन, नहीं ये गलत है। तो गलत ही क्या है, सही है। यहां पे गलत ही क्या है, सही है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने बनाया, इसका ब्लॉक इस पर रखा गया, कितना न्यूटन इसका वेट है, 100 न्यूटन वेट। अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है भैया, थोड़ा अलग गैप दिखा दिए। If the horizontal force 60 न्यूटन, कोई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है कितना, 60 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो चाहे पुल कहे चाहे पुश दोनों में सेम आने वाला। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 60 न्यूटन जस्ट कॉजेज द बॉडी टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बताइए, ये अगर जस्ट कॉजेज, तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। उससे फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक आप बनाएंगे, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो 100 न्यूटन तो धरती माता है, 60 न्यूटन आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल इस समय फ्रिक्शन नहीं है, यही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यही आपका एफआर मैक्स है, और नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही लगेगा। अब आपसे क्या पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पूछा गया है। अब यहां से आप आसानी से कर सकते हैं कि Rn इक्वल टू W इक्वल टू 100 न्यूटन, और जब यहां से 60 इक्वल टू एफआर मैक्स, 60 इक्वल टू क्या होगा, एफआर मैक्स, और यही क्या है, म्यू एस इंटू Rn। Rn कितना है, 100, तो म्यू एस कितना आ जाएगा, 0.6। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, 0.6। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0.6। क्लियर है। आगे द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या करेंगे, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 0.6, tan इनवर्स 0.6। तो ध्यान रखिए, आंसर तो 45 से कम आना ही है क्योंकि 1 है, तो tan इनवर्स 0.6। अब tan इनवर्स 0.6 का मान आप निकालेंगे, 30.96 आएगा, 30.96 आएगा। आंसर करके आगे बढ़िए। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जब 60 न्यूटन लगाए तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन Rn 100 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 60 है, तो म्यूएस क्या होगा, 60/100, 0.6 हो गया। 0.6 का tan इनवर्स ले लिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया, जो आए वही 30.96 आई थिंक आना चाहिए। अगला बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत आसान भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। A steel wheel of 60 mm डायमीटर, एक व्हील है और स्टील का है, इसका डायमीटर कितना दिया है, 600 mm डायमीटर। ठीक है भैया। रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल स्टील रेल, ये एक रेल है, ये क्या है, रेल है, ये इस पर रोल कर रहा है, रोल। ये हॉरिजॉन्टल भी है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल भी, जो लिखा है क्वेश्चन में ऐसे कर रहा है।
600 mm diameter स्टील व्हील रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल स्टील रेल। ये भी स्टील का है और ये भी स्टील का है, हॉरिजॉन्टल स्टील रेल। इट कैरीज अ लोड ऑफ 500 न्यूटन। जो पहिया है इस पर लोड जो लग रहा है पहिए पर, इट कैरीज, इस पर जो लोड लग रहा है वो कितना है, 500 न्यूटन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस, तो रोलिंग रेजिस्टेंस आपका जो है वो आपका पॉइंट, कुछ स्लिप हो रहा होगा तभी इतना नहीं, इतना भी नहीं होता, 0.3 है। द फोर्स इन न्यूटन, द फोर्स इन किसमें, न्यूटन, नेसेसरी टू रोल द व्हील। अब बताइए जब हम व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर लोड कितना है, 500 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन इसका ऐसे, फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट, तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ये पूछा गया है, यही आपका क्वेश्चन है। इसको रोल कराने कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप ये FR रोल कराना है तो FR उस समय क्या होगा, मैक्स होगा। तो RN इक्वल टू क्या आ गया, 500 न्यूटन। अब जब रोल का तो मैक्सिमम, और उस समय F जो होगा वो FR मैक्स होगा, और FR मैक्स क्या होगा, म्यू RN होगा। ये क्या होगा, म्यू RN, और म्यू कितना दिया, 0.3, RN कितना है, 500 न्यूटन। कितना आ गया, 150 हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया था, म्यू RN आपने कर दिया 15, 500 गुणे 0.3 कर दिया, 150 आ गया। अगला, अ मैन होल्ड, बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन, इसको बहुत लोग नहीं कर पाते, इतने आसान क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अ मैन होल्ड अ बुक वेइंग 10 न्यूटन, कोई एक बुक है जिसका वेट तौल लिए थे पहले ही, कितना है, 10 न्यूटन। अ मैन होल्ड अ बुक, एक आदमी बुक को होल्ड किया है जिसका वेट है, बुक बेइंग, बेइंग का मतलब बुक का वेट 10 न्यूटन बिटवीन क्या, हैंड एंड कीप इट फ्री फ्रॉम फॉलिंग। तो इसको यहां ऐसे हाथ से, ये आपका हाथ है, 5 उंगली बना लेना अपने हिसाब से, ये भी आपका हाथ है, तो ऐसे होल्ड किए, इसको हम क्या किए, ऐसे होल्ड किए, ये आपने दबा के ऐसे, ये बुक है, ये आपका क्या है, बुक है। फिर से पढ़िए, अ मैन होल्ड अ बुक वेइंग 10 न्यूटन बिटवीन हैंड एंड कीप इट फ्री फ्रॉम फॉलिंग। गिरने से इसको फ्री रखता, मतलब रोकता है गिरने से, फ्री, गिरने नहीं दूंगा, तो गिरने से फ्री फ्रॉम फॉलिंग बाय प्रेसिंग बोथ द हैंड, बाय प्रेसिंग बोथ द हैंड, बाय प्रेसिंग क्या होगा, बोथ द हैंड अगेंस्ट द बुक। तो ऐसे बुक को चाप दिया दोनों तरफ से और इसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है, विद द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इधर से ऐसे 25 से दाब दिए, बुक को ऐसे दाब दी, और बुक क्या कहेगा, बुक हम तो नीचे जाना चाहेंगे। कौन यहां पर है, यहां पे धरती माता हमें बुला रही है, बुक को धरती माता बुला रही, लेकिन हाथ से आपने चाप के नीचे नहीं गिरने दिया, ऐसे स्टैक को पकड़ा है, नहीं गिरने देंगे। तो बुक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, बस आंसर हो गया, इतना है। बुक का फ्री बॉडी डायग्राम, बुक किताब, अरे सरस्वती माता लोग किताब को जो आपका वेट तो तुरंत लिखेंगे, वेट में तो कोई डाउट ही नहीं, वर्टिकल। इधर से हाथ ने इसको चाप दिया, इधर से हाथ ने इसको चाप दिया, दबा दिया। अब दबा दिया तो कितना, 25 न्यूटन लिखा हुआ क्वेश्चन में, भाई हम इस रट के थोड़े आए, बाय फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। अब बताइए, हाथ से जब दाबोगे ये बुक आपकी नीचे जाना चाहेगी, तो आपके द्वारा हाथ के द्वारा फील कर लीजिएगा, हाथ के द्वारा बुक पर ऐसे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, हाथ के द्वारा, और बुक आपके हाथ को ऐसे छील के नीचे ले जाना चाहेगी, तो आपके हाथ पर तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, लेकिन बुक पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। आप सोचिए, ये बुक आपके हाथ को क्या करना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते, लेकिन आपका हाथ इस बुक को ऊपर रखना चाहता। तो ऐसे ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम, और ये FR, और लिमिटिंग सिचुएशन अगर है तो FR मैक्स, ये क्या होगा, जस्ट फ्री फॉलिंग से जस्ट रोका है,
दोनों तरफ यही इंपॉर्टेंट केस है, दोनों तरफ फ्रिक्शन लगेगा, दोनों तरफ से। आप एक तरफ से दबा के बुक उठा पाओगे क्या? हाँ, दीवार में चाप के रोक सकते हैं, लेकिन उठाने के लिए दोनों, क्या एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से दबाना पड़े। तो दोनों तरफ फ्रिक्शन। अब यहां से अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर जो नॉर्मल दबाव है वही तो 25 न्यूटन है, यहां जो दबाव है वही तो फिर 25 न्यूटन है। और दूसरा आप क्या कहोगे कि 2Fr मैक्स, दो बार, एक बार नहीं दो बार, 2Fr मैक्स इक्वल टू 10, इधर से 2Fr मैक्स इक्वल टू 10 जो नीचे है। तो क्या पूछा गया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड हैंड। Rn मालूम है, Fr मैक्स मालूम है, Fr मैक्स 5 है, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू Fr मैक्स बाई Rn। ये क्या है? तो रट के आए हो क्या? नहीं, Fr मैक्स लिख रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये, और ये आपका 5 आया। अरे 2 पंची 10, तो 5। Rn कितना है? 25। 1/5 का मतलब 0.2, कितना आ गया? 0.2। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कितना? 5/25, 1/5 का मतलब 0.2। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बुक को दबाया था इधर से, ये है सिचुएशन। तो जब दबाया तो 1/5 का 0.2, बहुत अच्छा और इसको रटने योग्य क्वेश्चन, इसको हम कहेंगे रट्टाफिकेशन क्वेश्चन। तो रटना पड़ेगा, सबको रटना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Which one of the following surfaces in contact has minimum coefficient of friction? मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ध्यान रखिएगा, एक रेंज जो आपको स्टैंडर्ड बुक से मिलता है वो आप याद कर लीजिए। जो आपका मेटल ऑन आइस हो, अगर मेटल ऑन क्या हो? आइस हो, एक मेटल हो, मतलब स्टील हो या फिर कोई मान लीजिए मेटल हो, तो मेटल ऑन आइस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का रेंज होता है वो 0.03 to 0.05 होता है। याद करना पड़ेगा, मेटल ऑन आइस, मेटल आइस पर, बर्फ समझते हैं ना, बर्फ पर हो तो बहुत कम ही फ्रिक्शन होगा, 0.03 to 0.05, ठीक है। ऐसे वुड ऑन वुड हो, लकड़ी लकड़ी पर हो, वुड ऑन क्या हो? वुड, अगर लकड़ी पर हो तो 0.3 से 0.7 होता है। वुड ऑन वुड हो तो 0.3 से 0.7 होता है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक से है। तो वुड, मेटल ऑन आइस हो तो आपका 0.03 से 0.05 होगा, और वुड ऑन वुड हो तो 0.3 से 0.7। लेदर ऑन वुड हो, ये आप नोट कर लीजिएगा, लेदर ऑन वुड हो, अगर लेदर आपका वुड पर हो तो इस केस में 0.20 से 0.50 होता है। 0.20 से क्या होता है? 0.50 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आपका अगर हम देखें कि लेदर ऑन मेटल हो, लेदर मतलब चमड़ा वाला, ऑन मेटल हो, लेदर ऑन मेटल हो, तो लेदर ऑन मेटल के केस में आपका आता है 0.3 to 0.6, 0.30 to 0.60। ये आपको नोट करना है सब लोग को। मेटल ऑन आइस हो 0.03 to 0.05, वुड ऑन वुड हो 0.3 to 0.3। वुड जैसे खुरदुरा ज्यादा होता है ना, तो इसमें फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। लेदर है, लेदर अगर लकड़ी पर है तो और ज्यादा, लेदर अगर मेटल पर है तो 0.32, मेटल पे लेदर थोड़ा और अच्छा ग्रिप करता है, ध्यान रखिएगा, चिपकने की टेंडेंसी होती है, स्टिकिंग के एक्शंस ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा लेदर और मेटल। और अगर यही आपका कॉपर ऑन कॉपर हो, कॉपर ऑन कॉपर हो, कॉपर ऑन कॉपर के केस में थोड़ा ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको कराया। 0.742 1.21 एक से भी ज्यादा हो जाता है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन से भी ज्यादा हो, बहुत अच्छी ग्रिप होती है, चौड़े टायर्स में भी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो 0.742 1.21। मेटल ऑन मेटल, मेटल ऑन मेटल हो, मेटल किस पर हो? मेटल पर हो, कोई आपका स्टील टू स्टील हो, तो मेटल और मेटल में थोड़ी सरफेस फिनिश अच्छी होती है, तो मेटल और मेटल के केस में 0.152 0.152 0.25 होगा, अच्छी फिनिश मिलती है तो 0.15225। ऐसे आपका रबर ऑन कंक्रीट, रबर ऑन क्या हो? कंक्रीट,
तो रबर ऑन कंक्रीट के केस में आपका जो आता है वो आता है 0.72, थोड़ा ज्यादा ही होगा, ये आपको पता ही है, रफनेस ज्यादा होगी तो थोड़ा ज्यादा हो, 0.72 0.9 होता है। वुड ऑन मेटल अगर हो, थोड़ा मार्क सारे आपको एक साथ हमने दे दिया है, वुड ऑन मेटल इधर उधर से इकट्ठा करके बताया है, तो वुड ऑन मेटल के केस में 0.22 0.6 होता है, 0.22 0.6 होता है वुड ऑन मेटल। ठीक है, तो अब इतना ध्यान रखिए, क्या कहा गया, मेटल ऑन आइस, तो अगर कोई मेटालिक पार्ट किसी आइस क्यूब पर मूव कर रहा है तो उस समय फ्रिक्शन कम होगा, 0.32 0.5 के फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखिएगा। ऐसे वुड ऑन वुड हो तो लकड़ी जब आप रगड़ोगे, पहले आग इसी बना लेते थे, रामायण देखे होंगे, लकड़ी कोई रगड़ के आग, तो वैसे ही हुआ, हीट जनरेशन हुआ, फ्रिक्शन फोर्स ही हीट जनरेट हुआ। आग लगाने की टेंडेंसी हम आपको बता दें, एक टेम्परेचर चाहिए और उसको ऑक्सीजन चाहिए, बस फ्यूल को दो ही चीज चाहिए, ऑक्सीजन और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर दोनों एक साथ मिल गया तो जल जाएगा, हम जल जाएंगे। अगर हमारा एक लिमिटिंग टेम्परेचर है कि इतना टेम्परेचर चाहिए और उतनी ऑक्सीजन हो जाए तो कोई भी जल सकता है। लेकिन फ्यूल की बात करते हैं, जनरली उसी में दहन होने की क्षमता रहती है, तो फ्यूल के केस में आपको सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर चाहिए और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एयर नहीं ऑक्सीजन। ठीक है, अब वो अलग बात है कि एयर में ही ऑक्सीजन है। वुड ऑन वुड हो तो थोड़ा ज्यादा होगा, लेदर ऑन वुड हो, लेदर लकड़ी पर हो तो 0.22 0.5, ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि फार्मूला रट लो, एक्सपेरिमेंट से बुक्स में दिए हैं, आपको उससे करना है। तो लेदर ऑन मेटल थोड़ा ज्यादा होता है, 0.32 0.6 होता है। कॉपर ऑन कॉपर में, कॉपर जो होता है उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, 0.74 to 1.21। मेटल ऑन मेटल मतलब स्टील मान लो, मेटल ऑन मेटल के केस में 0.15 to 0.25। रबर ऑन कंक्रीट, रबर मतलब टायर एक तरीके से भाई, टायर, तो टायर जब कंक्रीट पर होता है उसे 0.7 to 0.9 होता है टायर, 0.7 to 0.9। वुड ऑन मेटल, वुड अगर मेटल पर है तो 0.2 to 0.6। क्लियर। अब मिनिमम किस में, तो लकड़ी में थोड़ा ज्यादा हो, स्टील ऑन स्टील में सबसे कम होगा, क्योंकि रबर और कंक्रीट में 0.7 to 0.9, रबर इसमें क्या होगा इन दोनों में। अब देखिए ध्यान रखिए, अगर ड्राई है तो थोड़ा ज्यादा होगा, अगर वेट है तो थोड़ा कम होगा। ड्राई अगर सड़क है आपकी, सूखी सड़क है, तो उस समय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसलिए देखते हैं स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं। पर अगर वेट है तो उस समय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा और उस समय स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पर हाँ ठीक है, 0.7 to 0.9। वुड ऑन वुड के केस में आपने कितना दिया, 0.32 0.7। और मेटल ऑन मेटल के केस में मतलब स्टील, ये आपका 0.15 to 0.25, 0.15 to 0.25। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए, इसको याद रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये सारे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड। अब फोर्स ऑफ 12 मतलब 12 न्यूटन का बल चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वुड स्लाइडिंग ऑन बेंच। तो कोई एक बेंच था, इस पर आपका कोई एक प्लैंक ऑफ वुड का एक प्लैंक था, और इसको 12 न्यूटन का बल तो चाहिए जिससे मोशन स्टार्ट हो जाए। ये नीचे कौन है, बेंच, नीचे कौन है, बेंच। A force of 12 Newton is required to start a uniform plank of wood sliding on bench, for which coefficient of friction is क्या है, coefficient of friction जिसके लिए क्या है, constant, for which the coefficient of friction is constant. The plank cut into 3 equal pieces. ये पहला केस था। A force of 12 Newton is required to start a uniform plank of wood sliding on the bench, for which coefficient of friction is constant. The plank is cut into 3 equal pieces. इसको हमने 3 बराबर भागों में काट दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग घबरा जाते हैं यार, इतने आसान क्वेश्चन।
ऐसे ये मान लीजिए आपका केक ही था तो 3 पार्टों में काट दिया, 3 इक्वल पीस में आपने काट दिया, एंड दीज पीसेस आर स्टैक वन अबव द अदर। अब हमने इन पीसेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक को स्टैक कर दिया, ठीक है, वन ओवर द अदर। द फोर्थ नाउ ईट, अब ये वही बेंच है, बेंच पर लाके एक के ऊपर एक रख दी। दीज पीसेस आर स्टैकिंग, एक के ऊपर एक, stacked one over the other. The fourth now needed to start the movement of pile। ये जो पाइल बन गया, जो ढेर बन गया भाई, एक के ऊपर एक कंडा गाज दिए, तो पाइल जो बना इसको अब मूव कराने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला केस हमने देखा, पहले केस का फ्री बॉडी डायग्राम, सर mg इधर की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ ऐसे, और आपने F लगाया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका आ गया। F कितना लगाया, 12 न्यूटन लगाया, पहला केस है। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कैपिटल स्मॉल mg के बराबर होगा, और यहां पर Fr मैक्स जो होगा वो Fr मैक्स आपका 12 न्यूटन के बराबर होगा। ये पहला केस था। अरे भाई 12 न्यूटन लगा के सरका दिए तो Fr मैक्स ही तो आपका 12 न्यूटन होगा। अब दूसरे केस में अगर बात करें तो दूसरा केस भले ही एक के ऊपर एक है, पर ये टोटल मास तो mg ही है ना, एक के ऊपर एक होने के बावजूद भी ये टोटल मास क्या है, स्मॉल mg तो है। तो स्मॉल mg है तो इस समय नॉर्मल रिएक्शन अभी भी स्मॉल mg होगा, और जब मूव कराना होगा आपको तो आप म्यू एस इंटू आर एन लगाओगे, और म्यू एस इंटू आर एन फिर 12 न्यूटन ही आएगा। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं हुआ और वही गुटका है वही है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी चेंज नहीं, लिमिटेड फ्रिक्शन फोर्स नहीं बदलेगा अगर नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बदला तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो वही होगा ना, जो था वही कांस्टेंट रहेगा। ऐसे एक ऊपर नीचे कर देने से कोई फर्क नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो टोटल mg लगेगा ना, तो अब भी धक्का देने के लिए आपको 12 न्यूटन ही चाहिए। ध्यान रखिए यूनिट यहाँ कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो कितना लगेगा, 12 न्यूटन ही बल आपको अभी भी लगाना पड़ेगा। द फोर्स नाउ नीडेड, जब काट के एक के ऊपर एक रख दिए, नाउ नीडेड टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ पाइल, तो पाइल के मोशन को स्टार्ट करने के लिए अभी भी आपको कितना चाहिए, 12 न्यूटन चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये शॉर्ट ले लीजिए, कई लोग की दिक्कतें रहती हैं। आइए, जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो फाई क्या है, जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तुरंत आप कहोगे सर tan जीरो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो म्यू एस क्या होगा, जीरो। अब अगर ये है तो ये है, जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंप्लाइज क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या इंप्लाई करता है भाई, तो जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो होगा। जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन सिंपल बताता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो। अब देख कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा यार। अगर हम दोनों यहाँ ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ये टेबल था बेंच पे बैठे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही होगा अगर वेट है तो नॉर्मल रिएक्शन का इससे कोई लेना। हाँ, पर अगर आप यहां देखें तो यहां पर फ्रिक्शन की तो ऐसे रुके होने नहीं, बल लगाओगे कोई रजिस्ट करने वाला नहीं, कोई भी रजिस्ट करने वाला नहीं होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जीरो। और ये क्या है, आपने बहुत हाईली स्मूथ सरफेस बनाया होगा जो कि आइडियली पॉसिबल नहीं है। तो हाईली स्मूथ सरफेस बनाया होगा, बहुत ज्यादा चिकना बनाया होगा, उस समय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होगा, लेकिन हाँ आइडियली जीरो नहीं हो सकता। खैर उसका मीनिंग समझते। तो जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंप्लाइज दैट, क्या कहता है, फ्रिक्शनल फोर्स इनफाइनाइट, नहीं सर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जीरो। अरे रेजिस्टिव फोर्स इनफाइनाइट हो जाए तो कभी ब्लॉक को मूव ही नहीं करा पाओगे। अगर फ्रिक्शन इनफाइनाइट हो जाए तो कभी कोई मोशन कहां से लाओगे इनफाइनाइट बल,
कहां से लाओगे, नहीं ला पाओ, तो वो ऐसा कहीं होता नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नॉर्मल, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अलोंग द, तो अलोंग द डायरेक्शन जब होगे तब तो लगोगे यार, होते ही नहीं। जब आपका जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा तो तुम होगे ही नहीं। ठीक, कुछ लोग सर डी कैसे नहीं, अरे भाई जब है ही नहीं तो क्या टेंजेंशियल लगेगा। आइए, अ ब्लॉक ऑफ 100 kg रेस्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आधे लोग तो इसको गलत करके आएंगे, आधे लोग गलत करके आए, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही समझदारी से पढ़िए, चालाक बनना जरूरी है क्वेश्चन के समय। अ ब्लॉक ऑफ 100 kg मास रेस्ट ऑन अ फ्लोर, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ दिखाया गया है। 100 किलो का एक मास है, फ्लोर पर आराम कर, शांति से, रेस्ट ऑन फ्लोर, एंड स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द कॉन्टैक्ट सरफेस इज 0.0। यहां पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसका स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.1 है। कोई भी नई बात नहीं हो सकती। इट एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन, इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन लगाया गया, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, क्या पूछा गया है, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया, लगाया कितना गया, 50 न्यूटन का बल, इज एक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन। और आपसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछ लिया, बस कुछ नहीं करना यार, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बस फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ डायमेंशन यहां कोई दिखाने नहीं, mg, तुरंत यहां क्या बनाओगे, Rn, दाबे हो ना, और ऐसे 50 हम लगाए, जब 50 लगाए तो मन तो आपका बना कि जाए, धक्का मारे हैं ना, तो धक्का मारे तो आपका मन तो है जाने का, तो जैसे जाने का मन है तुरंत आप कहोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स, बस हो गया फ्री बॉडी डायग्राम यार। और कोई है क्या, कोई है तो बता दो, कोई हो तो बता दो। तुरंत कहे सर Rn इक्वल टू जो होगा वो mg होगा, Rn इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, mg होगा, और m कितना है 100, और g का मान 9.8, एक रटा था बचपन से ही खेले जा रहे 9 से, तो 981 न्यूटन आया। अब क्या यार, अब तो बहुत आसान हो गया कि फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर एन, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू यहीं से लोचा है, यहीं से लोचा है भाई, यहीं से क्या है लोचा, आधे लोग अंधे हो जाते हैं। कितनी बार बोला ये फ्रिक्शन है म्यू एस इंटू आर एन, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू आर एन। क्या हम लिमिटिंग लगेंगे, ऐसी कोई जरूरत है क्या, जब कोई धकेलने वाला है नहीं तो क्यों लगेंगे भैया। लेकिन हाँ इसको निकाल लो, तो ये 0.1 इंटू 981 न्यूटन, तो यहां से क्या आएगा 98.1 न्यूटन। कुछ लोग अंधरा के आंसर लगा के, अरे बड़ी खुशी मिली, 98 आंसर दिया, निकल लिए, 98 आंसर देके निकल लिए, लेकिन गलत है। ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि आपने अप्लाई जो किया, जो आपने अप्लाई किया है वो 50 ही लगाया, औकात इसकी 98 की है, इसकी औकात 98, और लगा लो अभी भी रोक देंगे, और लगाओ और रोक देंगे, और लगाओ और रोक देंगे, तो औकात तो 98 की है, आपने अप्लाई 50 किया तो हम क्यों ज्यादा लगेंगे, हम भी 50 लगेंगे, तो इसमें फ्रिक्शन भी कितना लगेगा 50 न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। तो फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जब तक स्टेशनरी कंडीशन हो तो चेक करिए कि अप्लाइड कितना है, अप्लाइड अगर लिमिटिंग से कम है तो फ्रिक्शन भी लिमिटिंग से कम ही लगेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। तो कितना आंसर होगा इसका 50 न्यूटन, क्योंकि आपने अप्लाई किया 50, 60 लगा देते 60 होता, 70 लगा 70, 98 लगा देते तो 98 होता। तो ध्यान रखिए अगर 50 ही लगाए तो 50 ही आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आगे बात करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अ बॉक्स इज गिवन अ पुश, किसी एक बॉक्स को पुश धक्का दिया गया था अलोंग अ सरफेस ऑन व्हिच इज रेस्ट, एक सरफेस था, इस पर ये रेस्ट में है, ये किस में है, रेस्ट में, इसको एक धक्का दिया गया।
अ बॉक्स इज गिवन अ पुश along a surface, इस surface के along on which it rest with velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। तो जिस पर ये रेस्ट कर रहा था उसी तरफ हम धक्का दे दिए, और जब धक्का दे दिए तो वेलोसिटी क्या हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे आप धक्का दे दिए तो चल दिया भाई, चल दिया तो 6 मीटर पर सेकेंड से चल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इफ इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 अब धक्का दिए लेकिन ये बेचारा जाके 5 मीटर दूर जाके रुक गया। अब ये रुक गया तो वेलोसिटी तुरंत आप क्या कहोगे, सर रुक गया तो वेलोसिटी शून्य हो गई, और क्या इस समय वेलोसिटी क्या हो गई शून्य। स्टॉप्स कब स्टॉप, चलने के बाद, 5 मीटर चलने के बाद। स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड सरफेस। तो बॉक्स और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है। सर फ्री बॉडी डायग्राम ही बना लेते हैं। तो यहाँ mg नीचे, यहाँ पर आपका rn, और जब चल रहे हो ना तो पूरी औकात लगा देंगे। ये आपका फ्रिक्शन नहीं, ये आपका फ्रिक्शन मैक्स है, ये फ्रिक्शन मैक्स है। तो Rn इक्वल टू आपका mg आएगा, इधर की तरफ चल रहा है तो रिटार्डेशन जो होगा वो माइनस fr बाई m। Rn जो होगा वो mg होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, Rn mg। और एक्सीलरेशन जो होगा ये रेजिस्टिव है तो माइनस fr बाई m, फ्रिक्शनल फोर्स बाई मास। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है mg इंटू म्यू क्यों भाई, म्यू Rn कुल मिला के। फिर से लिखो, आराम से लिखो, जल्दबाजी नहीं। ये आप क्या करोगे, म्यू Rn, फ्रिक्शनल फोर्स की औकात क्या होती है सर, माइनस म्यू Rn क्या है mg बाई m, तो m कट जाएगा, माइनस म्यू जी। अब ध्यान देखिए, कोई भी बॉडी अगर सिर्फ ऐसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, चल रहा है, तो उसका रेजिस्टिव फोर्स, उसका जो रिटार्डेशन होता है म्यूजी होता है। ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन कितना होता है, म्यूजी होता है। अब ध्यान रखिए, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मीटर। ए आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक्सीलरेशन, क्योंकि ए पता चल गया तो म्यू पता चल जाए। कौन है याद करने पर, सर न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा लगाते हैं। न्यूटन का कौन सा लगाएं, तीसरा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां से सर यू स्क्वायर, बी तो शून्य है, बी क्या है शून्य है, तो शून्य, और यू क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 2as कितना है 5, तो ए क्या आएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन जो आएगा 3.6 मीटर पर माइनस में आएगा। रिटार्डेशन है 2 पंचे 10 और 36/10 को 3.6 आएगा। 3.6 को म्यूजी के बराबर कर दो, तो म्यूजी जो है वो 3.6 के बराबर है। जी का मान 10 ले लीजिए, तो जी का मान अगर 10 ले ले तो आपका म्यू जो आएगा वो 0.36 आएगा। अरे माइनस माइनस दोनों का कट गया तो 0.36 हो गया। जी का मान लेने पर 10, कितना आ गया आंसर 0.36। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आगे बढ़े। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन बहुत ही शानदार था, ढेर सारे क्वेश्चंस आप सब लोगों ने सीखा। आप भी खूब प्रैक्टिस करें और सब्जेक्ट्स पढ़ें, मैकेनिक्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ें। बिना मैकेनिक्स के यूपी आरबेनल भी नहीं होगा, यूपी ट्रिपल एससी भी नहीं होगा, और एसएससी जेई तो भूल ही जाइए, गेट और ईएस तो भूल ही जाइए। तो बिना मैकेनिक्स के कहीं पार नहीं होने वाला। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या फिर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हुए करें, कब कितना क्यों कहाँ कैसे।
और इस बार तो आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है भाई, इसके बाद कब मौका मिले पता नहीं, इलेक्शन का दौर है। तो खूब मेहनत करिए, इस बार ही सिलेक्शन होना चाहिए और लोगों में वीडियो फैलाते रहिए, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है, इतना तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।